ठीक है, ओके। हम लोग फंक्शनल फोरमैनशिप में बता चुकी थी आप लोगों को, राइट। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या समझे आप, बस मुझे ये बता दीजिए, क्या लिखा हुआ है छोड़ दीजिए। आपको फंक्शनल फोरमैनशिप से क्या समझ में आया? किसी को भी कुछ समझ में आया था लास्ट क्लास में फंक्शनल फोरमैनशिप से? हेड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। हाँ, हेड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है आप लोग, अच्छा ठीक है, बिल्कुल। और किसी का कुछ है? ठीक है, स्पेशलाइजेशन बेसिस पे लोगों को उसका एरिया देना और उसको हेड बनाना ताकि वो उस काम को अच्छे से करवा सके। तो उन्होंने किस दो डिपार्टमेंट की बात की थी? प्लानिंग और प्रोडक्शन। प्लानिंग डिपार्टमेंट्स के फंक्शनल फोरमैन के क्या नाम थे ये मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि ये अभी नहीं याद हुआ होगा आप लोगों को, राइट। ठीक है, ये नहीं आता है कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फंक्शनल फोरमैनशिप का क्या मतलब है। स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर, काम के बेसिस पर उसको वो काम एलोकेट करना और उसको मैनेजर या हेड बना करके उसको देना ताकि वो आगे की काम करे। और हर जगह यही करना, दो डिपार्टमेंट है, दोनों डिपार्टमेंट में जो भी काम है उसमें भी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर काम को एलोकेट करना। जैसे कि हमने कहा था प्लानिंग डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड फाइनली डिसिप्लिनेरियन ऑफिसर। ठीक है ना, डिसिप्लिन ऑफिसर। अभी मैंने फिर से रिपीट किया। उसी तरह ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में भी 4 हेड्स उन्होंने सुझाए थे, जैसे कि गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बॉस एंड देन क्वालिटी इंस्पेक्टर जो क्वालिटी को चेक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। ठीक है, हर जगह तुम देखोगे यहाँ पर, हर जगह आप देखेंगे ज्यादातर आपको साइंटिफिक वर्ड मिलेगा। इसलिए साइंटिफिक वर्ड मिलेगा क्योंकि हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, बिना लॉजिक के नहीं। जैसे साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, आपको मालूम है क्या था वो साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग? आपको ये भी पता है, रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेकेंड है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, यानी वर्क को साइंटिफिकली स्टडी करने की जरूरत होती है, एनालाइज करने की जरूरत होती है। अब आप कैसे साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क करिएगा मैं बताती हूँ। साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क के लिए आपको 4 चीजों का स्टडी करना बहुत जरूरी है। कितना समय लगेगा उसमें, ठीक है ना, किसी काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, कितने बार मशीन को या रॉ मटेरियल को या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की जरूरत पड़ेगी। मेथड स्टडी, आपको पहले ही बताया था कि एक काम को हम बहुत तरीके से उन्होंने डिफाइन किया मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट इज नोइंग व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड टू बी डन, एक्चुअली आपको करना क्या है, एंड देन फाइंडिंग आउट दैट द बेस्ट पॉसिबल वे टू परफॉर्म दैट टास्क, है ना। आपके पास यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, यू हैव टू चूज द बेस्ट पॉसिबल वे टू कंप्लीट दैट टास्क। तो कैसे हम चूज करेंगे जिसमें हमको कम, ठीक है, अगर हमको बेनिफिट होता है, नॉर्मली हम ये मान चलते हैं ना कि बेनिफिट होगा, तो अगर बेनिफिट होना है तो मैक्सिमम बेनिफिट कहाँ हो रहा है, और अगर नुकसान होना है तो मिनिमम नुकसान कहाँ हो रहा है, कम से कम नुकसान। दोनों ही केस पे हम ये काम करेंगे। मान लिया कि नुकसान होना, मान लिया कि हमको अब बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा, लेकिन जितना ज्यादा स्टॉक हम निकाल सके, ठीक है, जितना कम हम लॉस इनकर करके जाएंगे उतनी कम हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, राइट। तो यही आपको करना है कि साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्क, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क में करना क्या होता है कि मेथड स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टडी करिए कि इस काम को किस किस तरीके से किया जा सकता है, एंड देन चूज वन मेथड, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, उसका जो काम करने का पॉसिबिलिटी है, आपके फेवर में कितने पॉइंट्स है, उसके बेसिस पर आप एक मेथड को चूज करिएगा। कल ही मैंने बीबी के स्टूडेंट्स को शुरू ही किया है, मैं उनको बता रही थी कि जैसे हम ये करते हैं कि मान लो मेथड स्टडी में कि कोई भी हम काम करेंगे, ठीक है ना, कोई भी हम काम करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास करने के लिए। आपको क्या एनालाइज करना है कि ये रास्ता
सबसे आसान लगता है। देखो दे आर डिफरेंट सिचुएशंस। हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमेशा दिमाग में याद रखता है मैनेजमेंट का। क्या था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का डायग्राम? डिसीजन मेकिंग, वेरी गुड। डिसीजन मेकिंग, रिसोर्सेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एंड देन फाइनली अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। तो वी मेड डिसीजंस विद अवेलेबल रिसोर्सेज टू अचीव आवर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, से कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। किसी समय कोई सिचुएशन ऐसा हो, डिसीजन मेकिंग क्या कब हम करते हैं? जब हमको किसी खास सिचुएशन में डिसीजन लेना होता है, राइट? सिचुएशनल होता है। फिर से मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ। डिसीजन मेकिंग ऑलवेज सिचुएशनल। नॉर्मली वी आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास, मान लेते हैं, ठीक है। वी प्रेफर टू ट्रैवल बाय ट्रेन, ठीक है, चलो ये मान लेते हैं। पर इमरजेंसी है, ठीक है ना। कल एक बहुत मैंने सारा रिटर्न उसका पीआई सब निकाल लिया, फाइनल इंटरव्यू है, उसके लिए कल मुझे दिल्ली पहुंचना, और अभी मुझे पता चला है हम ट्रेन का टिकट का वेट करेंगे नहीं। तो क्या अभी क्या इंपॉर्टेंट है? वहां इंटरव्यू देना। तो टाइम इंपॉर्टेंट है, अभी पैसा इंपॉर्टेंट कम है, ठीक है। नॉर्मली जब हमारे पास एनफ टाइम होता है तो व्हाट वी टेक डिसीजन कि हम ट्रेन से चले जाते हैं, ठीक है ना। एक रात का जर्नी है, मजा भी आता है ट्रेन में, रात भर सो के जाओ, खाते पीते जाओ, हाँ, और वहां जाकर के सुबह सुबह अपना एग्जाम दे दो, जो भी काम है करके आ जाओ। मतलब कोई हेक्टिक नहीं है, कोई आपके ऊपर परेशानी नहीं है। तो डिसीजन चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जिस समय जो रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट, क्या कि साइंटिफिक स्टडी वर्क में आपको पहले मेथड चुनिए कि आपको किस मेथड से काम करना है। दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और क्या रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट्स है? कॉन्स्टेंट्स मतलब सीमित है, जिसका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। कभी समय का ध्यान ज्यादा रखना है, कभी टीम मेंबर्स का ध्यान रखना है, क्योंकि कभी हमारे पास लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाता है, ठीक है। आदमी कम है, 4 ही आदमी से ये काम करवाना है, 2 ही आदमी से ये काम करवाना है, तो उस समय ह्यूमन रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस बेसिस पे जो कॉन्स्टेंट्स यानी जो आपके ऊपर ज्यादा लिमिटेशंस के रूप में काम कर रहा है, उसको ध्यान में रख करके हम मेथड को क्या करते हैं, चुनते हैं। क्लियर? उसके बाद मोशन स्टडी। मोशन स्टडी को कैसे समझेंगे? मोशन मतलब आपको मालूम है, ठीक है, गति, कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। अब ये बोलते हैं कि हम जितना ज्यादा घूमेंगे या घुमाएंगे, या वो मैन हो, या वो मशीन हो, या वो सामान हो, ठीक है, जितना ज्यादा हम उसको मूव कराएंगे उतना ज्यादा उसका एनर्जी लॉस होगा, उसका हरास होगा, वो कमेगा। अगर हम मैन पावर की बात करें तो आपको हम 10 चक्कर बोले लगा करके आओ, तुम यहाँ से बोरिंग और बोरिंग से यहाँ का, तो तुम कुछ और काम करने के लायक रह जाओगे? नहीं रहोगे, राइट। सामान का एग्जांपल लेते हैं। हम बाहर से कोई सामान खरीद के लाते हैं, थोड़ा सा हेवी वेट सामान है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ रखेंगे, वो रख करके उसी समय हम डिसाइड कर लेते हैं कि जब आदमी आएगा, दुकान से आता है ना वो ठेला वाला, कुछ अलमारी है, फ्रिज है, या कोई बहुत भारी सामान है, तो कहाँ पे रखेंगे हम लोग ऑलरेडी डिसाइडेड, ठीक है ना। मम्मी पहले ही सब कुछ हटा उठा के स्पेस बना देते कि यहाँ पे रख पाएंगे। वाई? क्योंकि जब वो बाहर ही छोड़ के चला जाएगा तो घर के लोगों को धक्का देना पड़ेगा, जो बस की बात नहीं होती है अगर ज्यादा आपके यहाँ लोग नहीं है तो, खासकर मेल मेंबर नहीं है तो, क्योंकि ये सब ज्यादा नहीं हो पाता है लड़कियों से, ठीक है ना। सामान को, हेवी सामान को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने का काम नॉर्मली फैमिलीज में मेल मेंबर्स का ही होता है, राइट। नॉर्मली, ऐसा नहीं क्यों नहीं कर सकते, लेकिन ये होता है, राइट। तो हम लोग पहले से वो क्रिएट कर ले, क्यों? क्योंकि उसको जितनी बार एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, दूसरी जगह से तीसरी जगह, उतना उसमें फ्रिक्शन आएगा, हो सकता है उतना स्क्रैच आ जाए, है ना, उतना कहीं चोट लग जाए तो पिचक जाएगा कहीं से, हो सकता है ये, तभी तो हम पहले रखवा लेते ना, ये यहाँ रख लो, यहाँ इसका फिक्स जगह है। दैट मीन्स मिनिमम मोशन टू द एनी हेवी मटेरियल, मशीन, एनीथिंग, जितना घुमाओगे उतना उसको खराब होने का डर रहेगा। और रॉ मटेरियल की बात अगर हम करें तो रॉ मटेरियल कहाँ रखना चाहिए ताकि आपका हैंडी हो, ठीक है। सपोज करो नॉर्मली क्या होता है कि हम मान लो यहाँ काम करें और बीच में क्या है, बीच में आने जाने के लिए जगह छोड़ा गया है, राइट। इसके बीच में हम सामान रखते हैं तो क्या होगा, गिर जाएंगे आप लोग, ठीक है, आने जाने में दिक्कत होगा। कभी अगर जल्दीबाजी में भागे, जैसे आप लोग भागते हैं छुट्टी होते समय, तो एक दूसरे के ऊपर गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, पैर में चोट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऐसे फ्री होना चाहिए। यही बोलता है कि मोशन स्टडी में आपको ध्यान रखना है कि जो सामान है उसको बहुत दूर भी मत रखिए, क्योंकि अगर बहुत दूर रखेंगे तो प्रोडक्शन के टाइम अगर नहीं रहेगा तो फिर लाने आप जाइएगा, लेकर आइएगा, आधा एक घंटा वेट करना पड़ेगा, आपका मशीन वेट कर रहा है, आपके लोग वेट कर रहे हैं, ये लीजर पीरियड जा रहा है जिसके लिए आप पे कर रहे हैं,
समझ में आया? तो आपके वो सामान बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए और इतना पास भी नहीं होना चाहिए एकदम से एकदम मशीन के बगल में रख दिए कि अगर एक एक्सीडेंट हुआ तो सारा का सारा सामान खराब हो गया, राइट? कुछ एक चीज निकल गया, कुछ एक चीज स्पार्क हो गया तो पूरा मशीन खराब हो जाए। इट शुड बी एट प्रॉपर प्लेस, ठीक है, विद मिनिमम मूवमेंट। कोशिश क्या करना है? मिनिमम मूवमेंट। क्योंकि अगर कोई भी चीज हम 10 बार कहीं से कहीं रहे, कि मैंने आपको एग्जांपल में दिया था कि हम घर बनाते हैं तो जहां पे हमारा साइट होता है, कंस्ट्रक्शन साइट, हम आसपास में ही ईटा, सीमेंट, बालू सब रखवाते हैं ना। क्यों? क्योंकि अगर एक जगह रखवाएंगे तो फिर लेबर कॉस्ट लगेगा उसको उठा के लाने का, उसके बाद उठाने और लाने में बीच में गिरता जाएगा, थोड़ा वहां से उठेगा, थोड़ा वहां गिरेगा, थोड़ा वहां गिरेगा, तो सब कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड है। वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट जहां कॉस्ट कट करने की हम बात करते हैं, बढ़ाने की बात सोच भी नहीं सकते हैं, राइट? क्योंकि थोड़ा थोड़ा से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ सकता है, आपके कॉम्पिटिटर को एज मिल सकता है, राइट? इसीलिए हम इतना ध्यान रखते हैं। तो मोशन स्टडी समझ में आया? नाउ टाइम स्टडी, कितना टाइम लगेगा उस काम को खत्म करने में, ठीक है, और क्या टाइम होना चाहिए, क्योंकि एक बैच को निकालते निकालते अगर बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है तो आपका दूसरा बैच का शेड्यूलिंग है जो फिर रीशेड्यूल करने की जरूरत पड़ जाएगी और खराब हो जाएगा, ठीक है? तो टाइम स्टडी होना चाहिए ताकि आप उस प्रॉपर टाइम आप कैसे डिसाइड करोगे? एक एवरेज आदमी, एक एवरेज हेल्दी स्टेट ऑफ हेल्थ के स्टेट में कितना अच्छा काम कर सकता है। देखो देखो, अब इस क्लास में बहुत तरह के लोग हैं, ठीक है ना? किसी को एक ही बात 4 बार समझाए तो समझ में आता है, किसी को एक बात एक बार में समझ में आ जाती है, राइट? लेकिन एक एवरेज आदमी को 1 से 2 बार में समझ में आ जाती है। तो हमको क्या मान के चलना है? एवरेज, राइट? बहुत जीनियस है, ठीक है ना, एक दिन में 50 यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो सबका फिक्स कर दे कि सबको एक दिन में 50 यूनिट प्रोड्यूस करना है? नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये जीनियस लोगों की बात है। ये बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसके बाद है, लेकिन बहुत स्लो है, एक दिन में 5 से 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है बस। तो क्या सबका यही प्रोडक्टिविटी होना चाहिए? नहीं। एक आम आदमी, जब 10 लोगों से हम काम कराते हैं और देखते हैं 5, 6, 7 आदमी ये प्रोड्यूस कर लेता है 1 घंटे में, तो दैट बिकम्स योर बेंचमार्क, दैट बिकम्स योर स्टैंडर्ड। अब उस स्टैंडर्ड को आप क्या करिए? फिक्स कर दीजिए कि एक नॉर्मल, एक एवरेज आदमी को इस समय में इतना टाइम लगता है ये प्रोड्यूस करने में, राइट? और वो आपका एवरेज टाइम, वो आपका टाइम हो जाएगा। समझे? टाइम स्टडी आप कैसे फिक्स करोगे? एंड द लास्ट वन इज फटीग स्टडी बोलते। फटीग मतलब थकान। वेरी गुड। एक आदमी या एक मशीन को कितने देर के काम के बाद ब्रेक चाहिए? अगर मशीन से भी आप काम ले रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं, जो हम बोलते हैं ना डेप्रिसिएशन, जीरो वेटिंग होना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन के टाइम में जीरो वेटिंग जरूर होना चाहिए, नहीं तो आपका बैच का जो पूरा क्वालिटी है वो चेंज हो सकता है। लेकिन एक आदमी को या एक मशीन को जितना विश्राम चाहिए वो भी देना जरूरी है, नहीं तो गर्म होकर के जल जाएगा मशीन। आदमी क्या हो जाएगा? काम, अगर वो नॉर्मल 8 आवर्स उसमें काम लोगे तो धीरे धीरे क्या होता है ना, हमारी एनर्जी खत्म होते जाती है। जैसे आपकी क्लासेस शुरू होती है 9 बजे से, ठीक है ना, और इस टाइम में आकर के मैम कब छोड़िए, ठीक है ना, मैम अटेंडेंस बना दीजिए मैम, ठीक है मैम जल्दी करिए मैम, ठीक है, हो जाता है। इट्स नेचुरल, ठीक है ना? जितना ज्यादा हम काम करते हैं, इसीलिए ना मुझे फर्स्ट क्लास पसंद है ना लास्ट क्लास पसंद है, इंडिविजुअली, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट क्लास में सेटल डाउन होने में बच्चे आते रहते हैं, ठीक है, उसमें कुछ वक्त चला जाता है। और लास्ट क्लास में जाने की इतनी जल्दी होती है, आप भी थक जाते हैं, हो सकता है टीचर भी थक जाए लास्ट क्लास होते होते, राइट? तो क्या होता है? प्रोडक्टिविटी पूरा कम हो जाता है जितना बेहतर हो सकता था पहले। तो दिस इज व्हाट, क्यों थक गए आप? काम करते करते, वेट करते करते, जो भी है एक ही एटमॉस्फेयर में। तो ये फटीग स्टडी बोलता है कि कितने घंटे के काम के बाद इंटरवल होना चाहिए। क्या? एक इंटरवल जो आपको ब्रेक मिलता है, ठीक है ना, लंच ब्रेक। आपके यहाँ है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन आपके स्कूल में एक लंच ब्रेक मिलता होगा आपको, आधे घंटे या 1 घंटे या 45 मिनट का, ठीक है, मिलता था, जिसमें आप खाते भी थे, खेलते भी थे, वापस से रिचार्ज। खेल करके तो नॉर्मली एनर्जी वेस्ट नहीं होता है, ड्रेन होता है, लेकिन हम क्या करते थे? ड्रेन हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते? खेलने के बाद हम और रिचार्ज हो जाते थे,
राइट, पढ़ने के लिए और अच्छे से, क्योंकि होता है ब्लड सर्कुलेट होता है, फ्रेश हो जाते हैं, जैसे मोनोटोनस एक ही काम कर रहे थे पढ़ाई, उससे कुछ और काम किया, फिर अगले 2-3 क्लास के लिए हम रेडी हो जाते हैं, राइट। तो ये होता है ब्रेक देना, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में भी इंटरवल नेसेसरी है, ठीक है ना। एक लंच ब्रेक ऑर्गेनाइजेशन में भी मिलता है, और उसके बाद कितना घंटा और काम करेगा, जिसके बाद आप उनको छुट्टी दे दीजिए, ताकि दूसरे दिन जब वो आएगा तो फिर आपकी प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी। क्योंकि अगर एक दिन 12 घंटा काम करा लिया और उसके बाद दूसरे दिन बुलाया, तो हो सकता है पूरे दिन वो सोता सोता काम करे, ठीक है ना। एक दिन यहाँ एंटर मार दिया, एक बार वहां एंटर मार दिया, उधर चाय पीने जा रहा, उधर घूम जा रहा, काम करने में मजा ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो पूरा थका होता, ठीक है ना। घर में भी जाके वो आराम नहीं कर, घर में भी उसको सब्जी लाना है, दूध लाना है, फलाना करना है, चिलाना करना है, अपना कपड़ा धोना है, घर की सफाई करनी, हो सकता है ना, किसी भी कुछ भी और काम हो सकता है। तो आपको ये प्रोविजन रखना है कि फटीग स्टडी में बोलता है कि कितने घंटे के काम के बाद आपको ब्रेक देना जरूरी है। ये चारों अभी समझ में आया, इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझ में आया, ठीक है। मैम। तो दिस इज, अब जब आप ये चारों काम कर लेते हैं, यानी आप मेथड स्टडी कर लेते हैं, टाइम स्टडी कर लेते हैं, मोशन स्टडी कर लेते हैं एंड फटीग स्टडी कर लेते हैं, तो आपका कंप्लीट साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क होता है। अब आप काम के बारे में पूरी तरह से तैयार है कि किस आदमी को कितने घंटे का किस समय में काम अलॉट करना है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। इसको साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क बोलेंगे। अब आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, ठीक है। मैं शुरू से ही स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क बोलते आ रही हूँ, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अगर आप रेनॉल्ड्स का पेन खरीदते हैं, तो आप कहीं से भी खरीद लीजिए, वो बिल्कुल एक जैसा लगेगा। सब जगह के पेन को लाकर के तुम दिखा दो और मुझे एक डिफरेंस दिखा दो, इसमें ये डिफरेंस है, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। पिज्जा हट का चीज बस्ट पिज्जा, ठीक है, आप बोरिंग रोड के पिज्जा हट से खरीदे, आप बेली रोड के पिज्जा हट से खरीदे, आप फ्रेजर रोड के पिज्जा हट से खरीदे, वहां है भी कि नहीं मुझे नहीं मालूम, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। ये तीनों जगह पे है, यस मैम। चलो आप कहीं से भी वो चीज लेकर के आइए, आपको एक ही जैसा लगेगा, मिर्ची, चीज, उसका थिकनेस, कॉथिन, सब कुछ क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। ये तो मैनुअल है, ये क्या, चलो रेनॉल्ड्स को तो चलो फिर भी मशीन से बना दिया, ये तो मैनुअल बनता है ना, पर एक जैसा कैसे होता है, तरीका से सबका सेम है मैम। बिकॉज तरीका, वेरी गुड, शाबाश, क्योंकि उसका तरीका सेम है, एकदम फिक्स कर दिया क्या क्वांटिटी है, किस तरीके से बनना है। एवरी स्टोर हैज इंस्ट्रक्शन कि आप सबको यही बेंचमार्क फॉलो करना है, तो जो एंड रिजल्ट आएगा वो ऐसा आएगा, समझे। अगर ऐसा ना हो तो क्या पिज्जा हट का अपना कोई दूसरा ब्रांच हो पाएगा? अगर हर जगह लोग मनमानी करें, अपने हिसाब से उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करें, रिमूव करें, तो क्या होगा, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। फिर तो वो ऐसे ही जनरल जैसे सारे दुकान और ढाबा का होता वैसे हो जाएगा, राइट। तो चेन फ्रेंचाइजीज का मतलब है कि दे आर फॉलोइंग सम बेंचमार्क, दे आर फॉलोइंग द सेम इंस्ट्रक्शन एवरीवेयर, राइट। यस मैम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। आपने क्या किया, स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, सेट कर दिया, उसका मेजरमेंट सेट कर दिया, उसका मेथड सेट कर दिया, उसका प्रोसेस सेट कर दिया, उसका टाइम सेट कर दिया, एंड रिजल्ट भी प्राय आपको सेम ही मिलेगा। दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। अब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क करने की जरूरत क्यों है, एनी आइडिया क्यों हमको जरूरत पड़ती है करने की, आप बताओ। तुम्ही से पूछ रही हूँ, जिसको लग रहा है कि मुझसे मैम कैसे पूछ सकते हो, तुम्हारे पीछे। बताओ क्यों जरूरत होता है, सोचो। दिस इज कॉमन, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि हम स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। क्या नाम है तुम्हारा, फिर से एक बार बोलना। अंकित, अनिकेत, अनिकेत या अंकित, अनिकेत, ठीक है। अनिकेत, आपके फादर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, ओके। अब तो और आपको जानना चाहिए, किस चीज का बिजनेस है उनका, फिर से बोलो, ओके। तब तो आप और अच्छे से जानना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सब दिन का जो उनका आउटपुट होता होगा वो एक जैसा होता होगा, क्या वो चेंज होते रहता है, नहीं ना। नॉर्मली जो भी उसमें बनता है वो लगभग सब दिन का टेस्ट रहने वाला। अच्छा ठीक है, वहां पे भी स्टैंडर्डाइजेशन है। आप अपने पापा से पूछिएगा कि आपके यहाँ क्या स्टैंडर्डाइजेशन आप फॉलो करते हैं, मतलब क्या आपका फिक्स है। रूम सर्विसेज का फिक्स होगा एक स्टैंडर्ड, क्या क्या हम देंगे और क्या क्या हम नहीं देंगे,
हाइजीन का एक स्टैंडर्ड होगा कि इस तरीके की सफाई हमारे यहाँ मेंटेन की ही जाएगी, जिससे कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, कस्टमर का कंप्लेन आएगा, है ना, कस्टमर आना बंद कर देंगे, रेपुटेशन जो होता है वापस आने का वो बंद हो जाएगा। तो to attract new customer and to hold your existing customer you have to maintain some standardization। क्यों जरूरी है स्टैंडर्डाइजेशन? थोड़ा मैम कुछ अगर बोल सकते हो? स्टैंडर्डाइजेशन मतलब समानता, यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा, क्यों मैम जरूरी उसी है? के लिए तो वो पिज्जा हट है, नहीं तो आज के वो उसका एक ब्रांड है मैम, उसका एक पहचान है मैम वो। ठीक है अभिषेक, ब्रांड है, पहचान है, सही है। अब मुझे कुछ दूसरा दूसरा आंसर बताओ, किसी के भी दिमाग में आता तो वो भी बोल सकते हैं। यस बोलिए, बैठ जाइए निकेत, आप सोचिए निकेत, ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक मिनट पहले तुम बोलो। स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है, समानता क्यों जरूरी है गुण में? गुण में 19-20 क्यों नहीं हो सकता? डिजाइन, पैटर्न, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बैठिए, यही आंसर। इसका और कोई आंसर है किसी के पास इससे ज्यादा अच्छा? वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको हमेशा ध्यान में रखो। बोलो, वेरी गुड, शाबाश। अगर हम एक एक बनेंगे, शाबाश, यही सही इसका आंसर है। क्योंकि अगर हम एक जैसा, एक कस्टमाइज्ड, अच्छा चले इसका एग्जांपल है मेरे पास बहुत अच्छा जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। डिजाइनर कपड़े, ठीक है ना, कैसे बनते? बहुत महंगे होते हैं ना, लाखों के। देखते होगे तुम, ये हीरोइन ने 20,000 का साड़ी पहना, उसने 50,000 का पहना, उसने 70,000। तुम पहनो, तुमको पहनना है तो हमें क्यों बता रहे हो? हम तो वही 100, हम 500, 700, 800, 1,000, 1200, बहुत अच्छा पहना तो 5,000 का पहन लिया, ठीक है ना। इससे भी बहुत अच्छा पहना, पागलपन कर लिया तो 10,000 का पहन लिया। उसके बाद तो पागलपन करने की कोई हिम्मत नहीं है, हम राइट? लोग को 2000 से ठीक, ऊपर कहा जाता है। बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि तुम अभी अर्न कितना कर रहे हो? नहीं मैम, मतलब कर भी लेंगे फिर भी 2000, वो तो और तो कम हो वही मैंने जाएगा। बोला कि मेरा जो पागलपन है वो 10,000 तक चला गया, तुम्हारा पागलपन 2,000 बहुत है, ठीक है ना, क्योंकि यस आप मैम। उतना भी अर्न नहीं कर रहे जितना मैं और अर्न कर रही हूँ। लड़कों लोग का मैम अगर अर्न भी करे तो कम ही हो जाता है और चीज। बिल्कुल। तो अब स्टैंडर्डाइजेशन पे आते, ध्यान से सुनना अभिषेक, तुमने सबने सही जवाब दिया, किसी का जवाब गलत नहीं है। एंड एट वेरी फर्स्ट डे आई टोल्ड यू मैनेजमेंट में कुछ गलत नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल से काट नहीं सकते हम, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है ना, आपका अपना आइडिया, आपका अपना थॉट है, आपका अपना थॉट है। लेकिन एक जो मेन पॉइंट है, सुनो अनिकेत, ठीक है ना, क्यों हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं? क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे। अगर हम कस्टमाइज बनाने लगेंगे, जैसे कि फैशन डिजाइनर बनाते हैं कपड़े ऑन ऑर्डर, ठीक है, आप ऑर्डर दोगे, मुझे यहाँ से ऐसा चाहिए, यहाँ से यहाँ डिजाइन चाहिए, यहाँ पे ये कलर चाहिए, यहाँ पे पीला, यहाँ पे हल्का पीला, यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे रेनबो, तो क्या होगा? इट विल टेक टाइम, है ना। आपके ऑर्डर के हिसाब से बनाने में टाइम लगेगा ना, उसको एक कपड़े को बनाने में महीना दिन लग सकता है। वो क्यों पैसा लेता है इतना? वो 1 लाख का कपड़ा नहीं होता, उसमें मेहनत उतनी होती है, ठीक है ना, उसमें टाइम इतना दिया जाता है। वो उतने में 10 कपड़ा तैयार कर लेता है जितने में वो तुम्हारा एक बना रहा है, तो 10 कपड़े का दाम तुमसे एक में ले रहा है। समझ में आई बात? क्यों महंगी होती है कपड़े, मैम ठीक है। तो वो और इसलिए ज्यादातर तुमसे ऐसे पैसा लोग लेता है कि बाकी जो मैंने फॉरगो किया, जाने दिया अपना इनकम, तो तुम दो, पे करो, तुम्हारे लिए कर रहे थे ना ये हम। तो दिस इज व्हाट कस्टमाइज। तो जब आप कस्टमाइज सर्विसेज देते हैं, जैसा कस्टमर को चाहिए वैसा, रेडीमेड नहीं है आपका, तो क्या होता है? हमारा स्लो प्रोडक्टिविटी होता है, हम कम बना पाते हैं, कम बेचते हैं। लेकिन ठीक है, उनके लिए भी इलाज है कि वो कम बनाते हैं, कम बेचते हैं, तो 100 यूनिट का दाम 1 यूनिट पे लगा देते हैं, तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे मेंटेन हो जाता है, हो जाता है। यस मैम। लेकिन वो बिजनेसमैन जो एक इंडस्ट्री खोल के बैठा है, ऑटोमेशन करके बैठा है, मशीनों में खर्च करके बैठा है, अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है कि आपको किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से करना है, वो अगर कस्टमाइजेशन करने लगेगा और 4 यूनिट बनाएगा, तो उसका बाकी का कितना ओवरहेड कॉस्ट वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो उसको क्या करना होता है भाई? देखो, ये सब हमारा मेजरमेंट है, ये हमारा डिमांड है, ये हमारा क्वालिटी है। अब लगा दो 1,000 यूनिट एक बार में प्रोड्यूस करो, हम यही डिमांड, और ठीक है, मार्केट में उसका डिमांड होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, कौन सी गाड़ी की मैं बात करूं, तुम लोग तो बाइक का नाम अच्छे से जानते हो ना, वैसी बाइक का नाम बताओ। पल्सर डिमांड में है, ठीक है ना, इकोनॉमिक रेंज है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, जिसको बाइक खरीदना है, जिसको 2 व्हीलर खरीदना है, बनाओ इसका 50,000, ठीक है ना, मार्केट में बिक जाएगा, मैं जानता हूँ। लेकिन
कोई महंगा रेंज का बताओ जो तुम्हारे जॉन KTM, जॉन अब्राहम के पास है, हार्ले डेविडसन। और कुछ वो बना देगा एक। BMW मैम। मैं टू व्हीलर की बात कर रही हूँ। यस मैम, 2 व्हीलर भी आता है। अच्छा BMW टू व्हीलर भी है, देखो सी। यस मैम। ओके, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो क्या है, निश मार्केटिंग है, ठीक है ना। कस्टमाइज प्रोडक्ट है, उनको पता है इसको 50,000 बना के रखेंगे तो ये नहीं बिकने वाला, ठीक है ना, इसको कम कम बनाओ, क्योंकि जहां पे 100 पल्सर बिकेगा वहां शायद एक BMW या फिर 100 में भी नहीं मैम, उससे भी ऊपर। उससे भी ऊपर। चलो अभिषेक मोदी, तो अब आपको मालूम हुआ कि स्टैंडर्डाइजेशन क्यों जरूरी हो गया, क्योंकि डिमांड बढ़ गया, ठीक है, जो भी अब समझ में आ गया। क्या नहीं मिल रहा? हाँ, उसको मालूम है कि हम बना के रखेंगे तो हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट चला जाएगा, जितना मिलेगा बिकेगा नहीं उतना, इसलिए वो डिमांड क्रिएट करके रखता है। जब वो देख लेता है कि अच्छा ठीक है अब हमारा प्रोडक्शन का टाइम आ गया, इतना डिमांड है, इतना ऑर्डर बुक हो गया, चलो बना दो, ठीक है बना दो। तो क्यों? क्योंकि उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, उसको रखने में उसको खर्चा होगा और मालूम भी नहीं कि कितना बिकेगा नहीं बिकेगा। तो अब क्लियर हुआ कि स्टैंडर्डाइजेशन क्यों जरूरी था उस समय करना, क्योंकि डिमांड है, प्रोडक्ट्स की डिमांड है। वो सारे प्रोडक्ट जो हाथों हाथ ले लिए जाते हैं उसको क्यों एक दो बनाना, उसको बनाओ एक बार में। इससे क्या होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलता है आपको एक यूनिट को बनाने में। एक और इसका अच्छा एग्जांपल है जो आपको बताएगा समझाएगा कि स्टैंडर्डाइजेशन इकोनॉमी ऑफ स्केल में, अभी तो समझे डिमांड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट। अभी प्लीज कोई घड़ी मत देखना, तुमसे ज्यादा हरबरी मुझे क्लास वाइंड अप करने का, मेरा ध्यान चला जाएगा उधर। नाउ मैं क्या बोल रही थी कि आपको मालूम है कि हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। इससे एक और फायदा होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई हमारी, दूसरा फायदा ये है कि हम कम कॉस्ट में वो यूनिट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल घर में 4 ही लोग हैं, ठीक है, एक ने फरमाइश कर दिया हम पनीर पराठा खाएंगे, ठीक है, एक ने नहीं मुझे तो सादा रोटी दो, मैं तो आजकल डाइट पे हूँ, ठीक है, तीसरे ने कह दिया नहीं हमको पूरी ही खाना, आज बहुत मन कर रहा है, बहुत मम्मी किसी को देख लिए खाता हुआ, आज हम कुछ और खा ही नहीं सकते, ठीक है, तो पूरी ही खाना। क्या होगा, आप एक तरफ ये जलाएंगे, एक तरफ कढ़ाई चलाएंगे, उसमें तेल डालेंगे, उसको भी गर्म करने में टाइम लगेगा, इधर भी आप रोटी बना रहे हो, फिर आप पनीर पराठा बना रहे हो, मतलब लेबर का सोचो, पहले जो काम कर रहा है उसका मेहनत का सोचो, पहले उसको मेहनत ज्यादा हो रही है, ठीक है, दूसरा आपका गैस ज्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि तवा को भी गर्म करना है, कढ़ाई को भी गर्म करना है, उसमें तेल को भी गर्म करना है, फिर छानना है, ठीक है, तो आपका रिसोर्सेज का खर्चा, आपका लेबर का खर्चा और टाइम इंक्लूडिंग, यही 4 आदमी का खाना अगर एक जैसा बने, सिर्फ रोटी सिर्फ पराठा सिर्फ पूरी, तो टाइम सेविंग होगा, गैस का सेविंग होगा, रिसोर्सेज की सेविंग होगी। तो अगर अभी आपको 4 आदमी में इतना ही आटा बचता है, तो समझो जहां 400 लोगों को हमको सर्विसेज देनी है वहां पे कितना बचत होगा, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। तो इसलिए भी जरूरी कि ये इकोनॉमी ऑफ स्केल देता है, यानी आप कम चीजों में, उतने ही समय में, उतने ही पैसे में, उतने ही आदमी से, ठीक है, जितने को तुम पे कर रहे हो तुम ज्यादा बनवा सकते हो, ठीक है ना, ज्यादा काम करवा सकते हो, और पे करना तुमको उतना ही है, फिक्स है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल, इसीलिए FW टेलर ने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क को रिकमेंड किया था, ताकि आप अपने इकोनॉमी को सुधार सके, आप प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सके, कॉस्ट को कंट्रोल कर सके। वो हमेशा कॉस्ट कंट्रोल की बात करने लगे, इसको हम बोलते हैं कि मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, ओके क्लियर? यस मैम, अब टाइम भी हो गया मैम, ठीक है, थैंक यू। अभी सुनो, अभी मैं नहीं जाने वाली हूँ। साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, साइंटिफिक टास्क प्लानिंग ये भी समझ लेते हैं। अब साइंटिफिक टास्क प्लानिंग क्या, अभी तक हमने पढ़ा साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, अब साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, प्लानिंग करना साइंटिफिक मैनर और साइंटिफिक वे में। हाँ, अभिषेक को भी सब समझ में आ रहा, बंद करवाना है क्लास जल्दी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी आंसर करना है कि साइंटिफिक टास्क प्लानिंग क्या है, क्या नहीं, ठीक है, he is answering. Taylor stated that all the different aspects related to job must be analyzed before accomplishing it, ठीक है। आप ही बताइए, साइंटिफिक टास्क प्लानिंग का मतलब है कोई भी काम शुरू करने से पहले, ठीक है ना, कोई भी काम शुरू करने से पहले आप उसके ओवरऑल एनालिसिस को देखिए, ठीक है ना, उसके बाद में अच्छा क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यंग
कि युद्ध लड़ने आप चले जाए, ठीक है ना, आप फौजियों को भेज दे एकदम मैदान में कि बार बोलो आक्रमण, ठीक है, जैसा कि हम लोग देखते थे रामायण महाभारत में, और स्ट्रैटेजी ना हो आपके पास, प्लानिंग ना हो आपके पास। हमेशा आपने अगर इस बीच में महाभारत देखा होगा तो आपने, या फिर रामायण देखा होगा तो उसमें भी देखा होगा कि वो लोग रात में बैठ के प्लानिंग करते थे कि अगले दिन हम कैसा वॉर करेंगे, ठीक है, क्या क्या करेंगे, किसको आगे रखेंगे, कौन पीछे रहेगा, कौन इधर से आएगा, क्या स्टार्ट करेगा। यानी कि आपने लड़ने से पहले अपनी रणनीति बना ली। प्लानिंग इसी तरह काम के जरूरी, क्योंकि जब तुम, हाँ बोलो, बिल्कुल बिल्कुल हर दिन, क्योंकि तुम एक ही स्ट्रैटेजी से लड़ते रहोगे तो तुम्हारा दुश्मन दूसरे स्ट्रैटेजी से लड़के तुमको पटक देगा, होता है कि नहीं? स्ट्रैटेजी तो चेंज होता ही है ऑल द टाइम, बोथ द पार्ट है, जरूरी है मैम, ये जरूरी है, स्ट्रैटेजी बनाना जरूरी है और स्ट्रैटेजी में चेंज लाना भी जरूरी है, क्योंकि आपका जो अपोजिशन है वो आपको प्रेडिक्ट ना कर ले कि कल तुम क्या करने वाले, ठीक है ना। इवन क्रिकेट में भी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, वहां पे भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज तो मैम ओवर में चेंज होते रहता है, ओवर में चेंज होते रहता है, ठीक है, सारा आंसर भी इसको पता है, ठीक है, हर ओवर में स्ट्रैटेजी बदलते रहता है। अब हम आ रहे हैं इस पे वापस से साइंटिफिक टास्क प्लानिंग पे। तो क्यों जरूरी है, एक मिनट, एडवांस में प्लानिंग करना जरूरी है, राइट, क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं तब प्लान कर रहे हैं तो आपका प्लान होने से पहले आपका काम खराब हो जाएगा, राइट। अगर आपको जॉब लेना है तो आप अभी से एकदम देखो, किसी को देख रहे हो तुम कि वो तो बहुत मजे कर रहा है यार, वो तो मूवी देखने जा रहा है, घूमने जा रहा है, रोज इधर इतने घंटे इस पार्क में बैठता है, यहाँ जाता है, कितना अच्छा उसका जिंदगी है। देन आफ्टर 3 years when you get a job and he didn't get a job, then आपको मलाल होगा कि मैंने वो सब नहीं किया जो उसने किया, होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि आपको उसका रिजल्ट मिला, ठीक है। तो हमेशा डे 1 से अपनी प्लानिंग रखिए कि अगर 3 साल बाद आपको कुछ करना है ना तो वो आज से प्लानिंग शुरू होती है। दिस इज व्हाट साइंटिफिक प्लानिंग मींस, प्लान इन एडवांस, ठीक है ना। जो भी तुमको करना है फ्यूचर में, रोल नंबर 3 बात मत करिए, ठीक है। जो भी आपको प्लानिंग करना है, जो भी आपको करना है उसकी प्लानिंग आप एडवांस में कर लीजिए, राइट। दिस इज व्हाट साइंटिफिक, अब कहाँ करना है, कितना करना है, कैसे करना है, दिस इज ऑल द प्लानिंग पार्ट। तो ये सब आपको पहले करके रखना है, क्यों? क्योंकि इससे आप अच्छे से रिजल्ट को अचीव कर सकिएगा। क्लियर? यस मैम, हो गया क्लियर, ठीक है। 2 बचा है, मेंटल रिवॉल्यूशन आपको मालूम है, डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम बाकी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम से चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी अटेंडेंस ले लेते हैं।